हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर का नाम है। तो स्टार्ट करेंगे हम कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है? किसी भी दो चार्ज के दरमियान में जो फोर्स होगी उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किसी भी दो चार्ज के दरमियान में जो फोर्स होगी उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अब एग्जाम्पल की बात करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपने कहाँ कहाँ ऑब्जर्व किया हुआ है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि एक पेपर जो है ना, पेपर, इसके ऊपर जब हम प्रिंट करते हैं ना लेजर प्रिंटर से, जाओ जाओ, आप कह रहे हैं बोले क्या है? अरे यार इसके साथ चले जाओ, बल्कि जी इसको भेज दूँ, क्या बोल, साथ जा रहा है। मुझे जल्दी आना है, सही है ना, मुझे टाइम नहीं लगाना। पूरा खराब कर दिया इसने वीडियो। चलो चलो आकाशा, बस चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करें बच्चों हम लोग, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? वो फोर्स, गलत बोला, क्या नाम है? इलेक्ट्रिक फील्ड नाम है ये गलत बोल दिया ना, पहली बार इतना रेटे हो रहा है। चलो चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। और सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किसी भी दो चार्ज के दरमियान में जो फोर्स होगी उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अच्छा अब चार्जेस क्या है पहले ही समझ लेते हैं हम लोग। चार्ज जो है ये मैटर की एक प्रॉपर्टी है, खुसूसियत है। चार्ज क्या है? मैटर की प्रॉपर्टी है, मैटर की खुसूसियत है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाते हैं। अच्छा इसको ऐसा समझ लो आप लोग कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ना, जिसको मैटर बोलते हैं, उसका सिंपलेस्ट अनडिविजिबल, जिसको हम स्टार्ट में कहते हैं अनडिविजिबल, उसको बोलते हैं एटम, पार्ट एटम। अब वो डिवाइड हो सकता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में, और भी अब क्वार्ट्स वगैरह सारे हो गए। ठीक है, लेकिन हम यहाँ तक रखते हैं कि ऑब्जेक्ट्स में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, प्रोटॉन ये भी क्या है? चार्ज। ठीक है, तो इस तरह क्लासिफिकेशन हो रही है। तो मैटर की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से दो मैटर एक दूसरे को फोर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है, उस प्रॉपर्टी, उस खुसूसियत का नाम क्या है? उस खुसूसियत का नाम चार्ज है। ठीक है, अच्छा अब चार्जेस की टाइप्स आपने पढ़ी हुई हैं। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है। तो बच्चों सब्सटेंसेस में इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है। अगर किसी सब्सटेंस में प्रोटॉन की तादाद ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, तो वो सब्सटेंस क्या बन जाएगा? पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। और अगर किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा हो जाए प्रोटॉन के मुकाबले में, तो वो सब्सटेंस बिहेव करेगा एज नेगेटिव चार्ज। और अगर किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद इक्वल हो जाए तो हम कहेंगे इट इज न्यूट्रल चार्ज बोलेंगे इसको हम लोग। ठीक है, ये वन गो में आपको समझ में आ गया। ठीक है, एग्जाम्पल्स आपको पता है? कैसे एग्जाम्पल पता है? आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि सोडियम, सोडियम में पहले हमने कहा कि सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11। इसका मतलब उसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन है। अब सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, बाय एनी मींस एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन कम हो गया, 10 हो गया, और प्रोटॉन कितना हो गया? 11। इसलिए उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। सिमिलरली क्लोरीन, एटॉमिक नंबर क्या है? 17। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 17 इलेक्ट्रॉन है और 17 प्रोटॉन है। हमने कहा इसके आउटर मोस्ट शेल को ऑक्टेट बनाने के लिए एक चाहिए, तो हमने एक इसको प्रोवाइड कर दिया, इसने एक जो है ना एक्सेप्ट कर लिया, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 18। तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा किसके मुकाबले में? प्रोटॉन के मुकाबले में, तो नेगेटिव चार्ज कितना आएगा? एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो क्लोरीन नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन ज्यादा हो गया तो सोडियम पॉजिटिव चार्ज बन गया। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? अब हमने कहा तो ये है आपको कि दो चार्ज के दरमियान में जो फोर्स होगी इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी ज्यादा होगी, उसकी मिकदार कैसे कैलकुलेट होगी,
ये हमें बताया किसने? कूलम ने। कूलम्स ने बताया कि दो चार्जेस के दरम्यान में कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी। लेट सपोज आपने कंसिडर किया कि आपके पास जो है वो है दो चार्जेस। कितने चार्जेस? जैसे मैं कहता हूं यहां पर हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक की मिकदार प्लस Q1 और दूसरे की मिकदार लेट सपोज प्लस Q2, और इन दोनों के दरमियान में जो फासला है उसको आप कहेंगे लेट सपोज R। तो क्या होगा? ये भी इसको फोर्स लगाएगा, Q1 भी Q2 को फोर्स लगाएगा और Q2 भी फोर्स लगाएगा। अच्छा, जब 1 फोर्स लगाएगा 2 को तो बोलेंगे हम F12, जब 2 फोर्स लगाएगा 1 को तो F21। तो फोर्सेस होंगी। अभी तो बात हो रही फोर्स, देखो दोनों की मिकदार सेम होगी, F21 और F12 की मिकदार क्या होगी? सेम होगी। लेकिन कितनी फोर्स है F12 या F21 ये कौन बताएगा? कूलम तो बताएगा। ठीक है, अजान हो रही है, सेकंड वेट कर रहे हैं। बच्चों अब हम पढ़ेंगे कि कूलम लॉ की स्टेटमेंट क्या है। तो कूलम लॉ ये कहता है कि दो चार्जेस आपको दिख रहे हैं, इन दोनों की मिकदार मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। तो मैग्नीट्यूड इसका Q1 है, इसका मैग्नीट्यूड Q2 है। इट कैन बी एनी वैल्यू, 10 कूलम Q1, 100 कूलम Q2। ठीक है, मिकदार की बात हो रही है। ठीक है, तो कूलम ये कहता है इन दोनों चार्जेस की मिकदार को आप मल्टीप्लाई करें, मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 100। जितनी बड़ी वैल्यू आएगी, दो चार्जेस की मिकदार को मल्टीप्लाई करने में जितनी बड़ी वैल्यू आएगी फोर्स उतनी ज्यादा होगी। ये बात में आ गई। और दो चार्जेस के दरमियान में जो डिस्टेंस है ये जितना ज्यादा होगा, पहले तो आपने उस डिस्टेंस का स्क्वायर करना है। डिस्टेंस के स्क्वायर की वैल्यू जितनी बड़ी होगी फोर्स उतनी कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये बात में आगे दो बातें की, दो चार्जेस की मिकदार को मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी बड़ी वैल्यू आएगी फोर्स उतनी ज्यादा होगी, मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, और फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जो भी फासला है उसका स्क्वायर कर देंगे, जितनी बड़ी वैल्यू आएगी फोर्स उतनी कम होगी। जरा देखिएगा स्टेटमेंट, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये हो गई हमारी स्टेटमेंट किसकी? कूलम लॉ की। अब आते हैं इस स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकली लिखते हैं। तो दो चार्जेस है ना Q1 Q2, इनको मल्टीप्लाई करो, जितनी बड़ी वैल्यू आएगी फोर्स उतनी ज्यादा होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करेंगे, जितनी बड़ी वैल्यू आएगी फोर्स उतनी कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल से डिवाइड में लिखेंगे। इन दोनों को कंबाइन कर देंगे बच्चों, क्या कर देंगे? इस तरह लिखा जाएगा F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जब भी हटता है तो क्या लगता है? इक्वल टू के साथ कांस्टेंट, कांस्टेंट लगा दिया इक्वल के साथ, और कांस्टेंट लगाएंगे K, और K का जो नाम है वो है यहाँ पर कूलम्स कांस्टेंट। और कूलम कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है बच्चों, ये डिपेंड करती है इन दो चार्ज के दरमियान में मीडियम कौन सा है। K की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है इन दो चार्ज के दरमियान में कौन सा मीडियम है। मीडियम कुछ भी हो सकता है बच्चों, एयर भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है, पेपर भी हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है। तो मीडियम के हिसाब से K की वैल्यू डिफरेंट होगी। ये बात में आ गई। तो अब हम पढ़ेंगे एक्सप्रेशन फॉर K, K का फॉर्मूला क्या होगा डिफरेंट सिचुएशन में। ठीक है, हमने पढ़ लिया बच्चों कि कूलम लॉ क्या होता है, और हमें पता चल गया कि K का मतलब होता है कूलम्स कांस्टेंट, और हमें पता चल गया कि कूलम्स कांस्टेंट डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर, दो चार्ज के दरमियान में जो स्पेस है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है K क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने हेडिंग लगाई एक्सप्रेशन फॉर K, मतलब हम K का एक फॉर्मूला फाइंड करना चाह रहे हैं। फिर हमने दो कंडीशन बताई। पहली कंडीशन कि जब मीडियम जो हो वो एयर हो या फ्री स्पेस हो या वैक्यूम हो। ठीक है, तो K का जो फॉर्मूला होगा क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसमें 4 वैसे ही आ गया, पाई की वैल्यू 3.142 आ गई, और एप्सिलॉन नॉट 8.85 x × 12 आ गया। तो आपने कैलकुलेट किया तो आ गया 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ठीक है, इस पर डिटेल में बात आगे होगी। ठीक है, मीडियम या तो एयर होगा या होगा डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक मतलब एयर के अलावा कोई सा भी मीडियम कहलाएगा डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा तो फॉर्मूला ये है
ठीक है। अब फॉर्मूले में फर्क आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर फॉर्मूले में एप्सा नॉट है, यहाँ पर एप्सा नॉट के साथ एप्सा आर भी है। ठीक है, एप्सा आर क्या है, एप्सा नॉट क्या है, इसको हम बात करते हैं अभी। सबसे पहले एप्सा नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एप्सा आर होता है रिलेटिव परमिटिविटी। इनकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं हम लोग कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या है। क्या लिखा है बच्चों, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या है, ये एबिलिटी होता है वैक्यूम का, खाली जगह का, कि ये एबिलिटी है, खाली जगह की क्या ये एबिलिटी है कि वो कितना अलाउ कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को कि वो खाली जगह से क्या होता है, पास हो जाए। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये होती है। सिमिलरली रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है कि इसका दूसरा नाम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी है, और ये क्या है, ये रेशियो है। क्या ये रेशियो है, और वो रेशियो क्या करता है, एप्सिलॉन इज अ रेशियो। रेशियो क्या करता है, कंपेयर करता है किसी भी मटेरियल की परमिटिविटी को, किसी भी मटेरियल की परमिटिविटी को कंपेयर करता है किसके साथ, एयर या फ्री स्पेस या वैक्यूम की परमिटिविटी के साथ। जैसे किसी भी मीडियम की परमिटिविटी की एप्सा है और उसको आप डिवाइड कर रहे हैं एयर या वैक्यूम या फ्री स्पेस की परमिटिविटी के साथ, तो जो वैल्यू आएगी इट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। ये एक कंपैरिजन है। ये एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि ग्लास की परमिटिविटी एयर के मुकाबले में 2 गुना है, तो ग्लास के लिए एप्सा की वैल्यू 2 एप्सा नॉट हो जाएगी। तो एप्सा नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 बच जाएगा सर। तो इट इज द कंपेरिजन, 2 इज द कंपेरिजन, बता रहा है ये 2 गुना है। अगर 2 आएगा तो बताएगा 2 गुना है ग्लास की परमिटिविटी एयर के मुकाबले में। अगर एप्सा की वैल्यू 3 आएगी तो हमें पता चलेगा 3 टाइम्स है ये, कि इस मीडियम की परमिटिविटी 3 टाइम्स है एयर की परमिटिविटी के साथ। ये बात समझ आ गई। तो आज हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, चार्ज क्या होता है, टाइप्स ऑफ चार्जेस क्या होते हैं, कूलम्स लॉ क्या होता है, कूलम्स कांस्टेंट क्या होता है, कूलम्स कांस्टेंट किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और हमने ये 2 डेफिनेशन पढ़ी है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, अच्छा भाई अब वापस आते हैं हम लोग जो हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है बच्चों, आप लोग ना हमेशा अपने आप को जो है वो तैयार रखा करें किसी भी सिचुएशन के लिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि आप लोग मार्केट्स का विजिट करते हैं, ठीक है, आप लोग जो है वो शॉपिंग मॉल्स जाते हैं, ठीक है, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, पब्लिक स्पेसेस में जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ये देखना होता है एग्जिट्स, कि यहाँ जहाँ हम गए वहाँ के बाहर निकलने के रास्ते कितने हैं और कहाँ कहाँ हैं, फायर सेफ्टी कैसी है। समझ रही बात। दुनिया भर में जब जगह बन रही होती है, कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, तो सबसे पहली मार्किंग पता किस चीज़ की होती है, कि अगर यहाँ पे आग लगेगी तो वो ट्रक कहाँ खड़ा होगा, वो जो आग बुझाने वाला टेंडर वो खड़ा कहाँ होगा। दुनिया भर में इसकी प्लानिंग यहाँ से शुरू होती है, घर बनने की शुरुआत यहाँ से होती है। फिर एग्जिट्स जितने होते हैं सब जगह मार्किंग होती है, बस मारी कि यहाँ से निकलने की जगह है। तो आप लोग जब जाए ना तो पहले गूगल मैप पे भी ना किसी भी जगह के बारे में लिखा होता है कि ये जगह फायर के हवाले से कितनी ज़्यादा जो है वो हैजर्डस है। गूगल मैप मतलब आमतौर पे आप गूगल मैप पे कोई भी चीज़ अपडेट करते हैं ना अगर, तो आपसे पूछ रहा होता है कि फायर की यहाँ पर क्या जो है वो सेफ्टी के क्या प्रिकॉशंस लिए गए हैं, ठीक है। तो बताने का मकसद क्या है, बताने का मकसद है कि ऐसी जगह जहाँ पर आपको लगे कि यहाँ ये तो बहुत बंद जगह है, तो समझो कि वहाँ पे हमें कितना लिमिट रखना है अपने आप को। ये बात हमारी है। तो ना आप खुशी खुशी जाएंगे शॉपिंग करने के लिए और एक बहुत बड़ा सामना हो सकता है, आमतौर पर यही होता है, ठीक है। हम लोग अपने आप को तैयार नहीं रखते। अगर मैं आपको गुल प्लाजा की एग्जांपल दे रहा हूँ तो ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि गुल प्लाजा की जो बिल्डिंग थी वो फायर के हिसाब से कोई उसमें प्रिकॉशन नहीं थे, इलेक्ट्रिक वायरिंग से ओपन थी सारी, ठीक है। जिसका जहाँ मर्जी चाह रहा है वो अपना तार लगा ले रहा है। ये बात हमारी है। पूरी जगह बंद थी। तो अगर अच्छा शॉप्स, कॉस्मेटिक शॉप्स हैं, परफ्यूम शॉप्स हैं, इसमें आग जो लगती है ना वो आम आग नहीं होती, मतलब आग लगेगी तो फिर वो आग का ईंधन मौजूद होगा। परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स, पता है आपको, शूज जब आप लेते हो ना उसमें स्मेल आ रही होती है, पता है आपको, उसमें वो फ्यूल होता है। तो ये सैंडल्स बनाते कैसे, जहाँ पे सैंडल बन रही हो वहाँ पे स्मेल देखिएगा, सूंघिएगा कितनी होती है। तो ये सब आग का ईंधन है।
तो और वहाँ पर लोग कह रहे हैं कि 5 से 10 मिनट में पूरी बिल्डिंग में आग लगी है, 5 से 10 मिनट में। तो 5 से 10 मिनट में हम नहीं निकल सकते बाहर, बहुत मुश्किल होगी निकलने में। क्यों? क्योंकि आग जो है ना वो ऐसे एक जगह लगी ना तो ऐसे फैलेगी, जहाँ जहाँ उसको निकलने की जगह मिल रही। तो बिल्डिंग में कहीं इस तरह से वर्टिकल में कोई भी पैसेज नहीं है निकलने का उस आग के लिए। अगर वर्टिकल स्पेस होता ना, आग ऐसे फैलती। जैसे आपने देखा न्यू मॉल्स जितने बने हैं ना, उसमें सेंटर में कॉरिडोर है। आप लकी बन जाएं, आप डिफेंस में डॉल्मेन जाएं, आपको नजर आएगा सेंटर बिल्कुल ओपन है। तो उसमें आग जो है ना कभी ऐसे नहीं फैलेगी, सारे एग्जिट्स बंद नहीं होंगे। मेरी बात मारी है। लेकिन आप गुल प्लाजा या सदर की पुरानी मार्केट जितनी है वहां जाए, कोऑपरेटिव चले जाएं, जो अभी पिछले दिनों जल गई थी, वहां भी ऐसी हुआ। तो आप शॉपिंग करने जाएंगे खुशी खुशी और कोई सान्या हो सकता है। तो ऐसी जगह आपने जाने से पहले जो है ना थोड़ी तहकीकात कर लेनी है, वरना आप शॉपिंग करने जाएंगे। लोग जाते हैं वहां पर, लोग गए थे शादी की शॉपिंग करने के लिए, बस मारिए। अच्छा, गुल प्लाजा मैं भी गया हूँ, मैंने भी ऑब्जर्वेशन मेरी भी थी, ठीक है। वहां पर मैं गया था, एक गाड़ी होती है ना बच्चों की, जो गाड़ी होती है वो वहां पे, वो बच्चों की वो अच्छी मार्केट थी वो, ठीक है। वहां बहुत कुछ मिल रहा था, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। लेकिन मार्केट जो थी वो सेफ्टी के लिहाज से अप टू द मार्क नहीं थी, पुरानी कंस्ट्रक्शन थी, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ये मैसेज, अगर हम गए, आप क्या, आप सोचें जरा अगर वहां आप होते तो आप क्या फील करोगे कि हम गए शॉपिंग करने के लिए और मिनट्स में जो है ना वहां पे आग लग गई। तो आपको जगह भी नहीं मिल रही कहीं से बाहर निकलने की। आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ आपको जो है वहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ तो निकलने की जगह ही नहीं है, और फिर दूसरी जगह जा रहे हैं वो भी बंद, तीसरी जगह जा रहे हैं वो भी बंद, कहीं से बाहर निकलने की जगह नहीं है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता आग आपको जो है ना अपने लपेट में ले रही है। तो आप ये सोचेंगे ना, तो आप जो है ना, मुझे ऐसा लगता है अल्लाह ताला को याद करने लग जाएंगे कि हमारा आखिरी वक्त आ गया है। और थोड़ी थोड़ी देर में वो जो धुएं है ना, वो आपकी सांस को कम कर रहे होंगे, क्योंकि धुआं भरता है। सबसे पहले लाइट बंद होती है, धुआं भर रहा होता है, ठीक है। तो अंधेरा होता है पूरा। तो ये बहुत खौफनाक मंजर होता है। जो ये फील करेगा ना, वो समझ जाओ कि उसने मौत को समझ लो देख लिया है, उसने सारी तौबा कर ली उस टाइम पे। उसको भी अंदाजा हो जाएगा मेरे बचने का बहुत मुश्किल है बचना, ठीक है। तो आप लोग एहतियात करें, कहीं भी जाने से पहले ये देखें कि देखो हाइट मैटर करती है ना। जहाँ हम बैठे हैं ना, इसकी भी हाइट गुल प्लाजा बहुत ज़्यादा है। आप हाइट देखें, हमारे रूम्स की हाइट देखें, आपको नजर आएगा हाइट तो बहुत ज़्यादा है। हर तरफ वेंटिलेशन है, एयर के गुजरने की जगह, वहाँ पे एयर के गुजरने की जगह थी कि आप सोचें ज़रा, नहीं। ऐसी मार्केट्स आप विजिट करते हैं और जहाँ आप देखते हैं एयर तो आने की जगह ही नहीं, इसका मतलब पूरी जगह बंद है। मेरी बात समझ रही है आप लोगों? तो ऐसी जगह आप जाएँ तो आपको अंदाजा हो जाता है खुद ही कि गर्मियों में तो दम ही घुट रहा होता है उन मार्केट्स में, ऐसी मार्केट्स में। तो शॉपिंग करने जाते हैं ना, अब रमज़ान आएंगे ना, आप लोग जाएंगे शॉपिंग करने, आप देखिएगा वो मार्केट्स का हाल क्या है। और अभी भी हम लोग जो है ना, इस हादसे के बाद भी हम लोग कोई सबक नहीं सीखेंगे। हम जाएंगे मार्केट्स जहाँ पर जगह ही नहीं चलने की। पता ना आप लोगों को हैदरी मार्केट देखी ना आप लोगों ने, ठीक, जाइएगा वहाँ पे, ठीक है।